शहनामा.com में आपका खैर मकदम स्वागत है। मुल्क को कुछ अनासिर, कुछ ताकतें जिस तरफ ले जा रही हैं, उससे माहौल में एक हौलनाकी पैदा हो गई है। दिलखराश नारों, कत्ले आम के मंसूबे और तबाही और दूसरे हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि जिससे ये महसूस हो रहा है कि बहुत सी ताकतों को मुल्क की कोई फिक्र ही नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का ताना बाना तोड़ने और एक ऐसे मुल्क को पैदा करने या बनाने की साजिश हो रही है जो अपनी ज़र्री, अपनी सुनहरी तारीख के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाल के दिनों में जो वाक़यात रूनुमा हुए, आप सबको मालूम है कि क्या क्या कहा गया। कहीं मुसलमानों की नस्लकुशी का ऐलान किया गया, कहीं जनाब ईसा के मुजस्समे को नेस्त नाबूद किया गया, कहीं भरी बाजारों में भगवा झंडे लेकर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि वहाँ के मकीन और दुकानदार वहाँ से नकल मकानी कर लें। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर कुछ देर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के मशहूर वकील महमूद आब्दी हैं, जो न सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट हैं बल्कि पूरे मुआशरे पर, पूरी सोसाइटी पर उनकी नज़र है। वो बेहतरीन उर्दू और आला किस्म की अंग्रेज़ी में आर्टिकल्स भी लिखते हैं, अखबारों और चैनलों की जीनत भी बनते हैं, और जो गुफ्तगू करते हैं वो बहुत ही मुदल्लल होती है। महमूद आब्दी साहब, आपका खैर मकदम है। जी आदाब हुसैन भाई। आदाब तस्लीमात। हालात जो मुल्क के पैदा हो गए हैं या पैदा किए जा रहे हैं, उससे पूरे मुआशरे के जो पुरन सोसाइटी है उसको तशवीश है। हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये धर्म संसद और ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये टोले और ये गुर्गे ये मैदानों में निकल आए हैं, इससे मुल्क का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा, और सोसाइटी में किस तरह से खिंचाव और तनाव पैदा होगा, इसका आपने क्या तज़किया किया है? देखिए, इस तज्जिए के कई हिस्से होंगे। एक तो इस जो ज़ाहिरी तौर पर जो एनालिसिस की जाती है कि इसके जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। इसके अलावा इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी बहुत जो हैं वो बहुत गहरे और बहुत डीप रूटेड हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इक्तिसादी जो मुल्क के हालात हैं उस पर भी इस तरह के जो हालात हैं जो समाज में मुस्तकिल तौर पर कशीदगी पैदा करते हैं, उनका असर होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सोशल जो इसके जो रीजंस या जो फैक्टर्स हो सकते हैं। हम आपको याद दिलाएं कि जब शाहबानो का जजमेंट आया था तो उस जजमेंट को अपसाइड डाउन कर दिया था। एक एक्ट, पहले एक एक्ट वो लाया गया था, किसको कहना चाहिए, एक्ट बनाया गया और उस जजमेंट को अपसाइड डाउन कर दिया गया। उसका असर ये हुआ था कि मुसलमानों में एक खास किस्म का रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ था, क्योंकि इतनी बहस उस पर हुई थी, इतने जलसे हुए, इतने जुलूस निकाले गए उस सिलसिले में। लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो मामला दब गया। वक्त, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, बातें सुनी। जो का जजमेंट आया है उसका उसी तरह से शाहबानों का जजमेंट का मुस्लिम समाज पे असर हुआ था, हिंदू समाज पे असर हुआ, खुसूसन जो उसका जो लुम्पिन एलिमेंट है, हुड़दंगी जो एक तबका है, उस पर अयोध्या के जजमेंट का उन्हीं ने बड़ा नाजायज एक इम्प्रेशन अपने लिए क्रिएट किया है और सोच रहे हैं कि अब वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अयोध्या का फैसला आप देखें तो उसमें क्या है, आस्था के आधार पर या आस्था की निस्बत से उनको वो जगह दे दी गई जिसको उन्होंने ताराज किया था, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही कहा है कि साहब ये गलत हरकत थी, ये इलीगल था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये क्रिमिनल एक्ट था उसको गिराना। लेकिन उसके बाद बजाय उन लोगों को कोई सजा देने की, उनको इनाम ये मिला
कि जिस काम के लिए उन्होंने गिराया था वो काम करने की इजाजत देगी और पूरी जो जमीन थी उसके हवाले कर देगी। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसका जो ऑर्डर है, जो उसका आदेश है, वो सब माथे पर है, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं उसको। लेकिन ये जो लुम्पिन एलिमेंट है, जो हुड़दंगी तबका है हिंदू समाज का, जो अपने को सनातनी कहता है, हम इनको सनातनी मानते ही नहीं, हम इनको शैतानी मानते हैं। इनका सनातन की स्पेलिंग भी नहीं मालूम। सनातन तो जिसको वसुदैव कुटुंब कहते हैं वो एक और मौजू है कि किस कदर फराग दिल है सनातन परंपरा, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने सोचा कि भीड़ जमा की गई थी ना, भीड़ से जो चाहे कर लिया। तो अब ये कोशिश हो रही है कि और भी जो इनके प्रोग्राम है, जो बहुत ही खतरनाक इनके मंसूबे में, भीड़ जमा करके उसको ये अंजाम देना चाहते हैं। और ये इस पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। जो आपने कहा कि जैसे किसी को फिक्र ही नहीं है, अरे हमें आपको तो फिक्र है, लेकिन जिनको फिक्र करने का कानून ने जिनको पाबंद किया है, जो हुकूमतें हैं, वो तो बिल्कुल कान में तेल डाले बैठी, अब मुंह में उनके दही जमा है, कोई कुछ बोलते ही नहीं है उस पर। यानी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेती है, स्वतः, इसको हिंदी में कहते हैं। वो खुद कहती है कि भाई हमें ये मामला ऐसा लगा, हम इस पर दखल दे रहे हैं और इस पर हम कुछ अमल करने के लिए अहकाम जारी करेंगे कानून के हिसाब से। लेकिन साहब इतना बड़ा एक संसद हो गई, धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसदें होती रहती होंगी, लेकिन LIU भी तो होती है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, पुलिस के तमाम महकमे है कि जहां पर लोग जमा हो रहे हैं, खुसूसन आजकल के इस गर्मा गर्मी के माहौल में इनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि किस मिजाज के लोग वहां आ रहे हैं। यति नरसिम्हा नगर जा रहे हैं तो वो तो पुलिस की निगरानी में है, उनका तो सारा मूवमेंट पुलिस को मालूम होता है। हरिद्वार की पुलिस को खबर नहीं थी कि वहां क्यों जा रहे हैं और वहां क्या होने वाला है। पहली बात ये। दूसरी बात, के SP जो जिले के कप्तान है या जो DG साहब है उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने कंप्लेंट नहीं की। वाह भाई वाह, अब आप कंप्लेंट का इंतजार करेंगे? इतने फॉर्मल हो गए हैं आप, यानी कहीं कोई कांड हो जाए, कहीं कोई हादसा हो जाए, आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि आपको कोई बाकायदा उसकी खबर करेगा? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये बिल्कुल सरकारों का फेलियर है। और ये पुलिस वालों को भी बेचारों के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश नहीं होता, कुछ कहीं कोई हरकत होती नहीं। यूपी में भी हो सकता है इस तरह का कुछ हो जाए, वहां भी कुछ नहीं होगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां करने दी गई संसदीय, तो लेकिन उसी दिन उसकी कंप्लेंट हो गई, उसी दिन उस पर कार्रवाई हुई कि इस पे मुकदमे और दफाएं सख्त लगाई गई हैं। यहाँ एक आदमी, वो जो वसीम रिजवी जो अब त्यागी जी हो गए, उन पर एक बहुत हल्की सी दफा लगा दी गई कि साहब ये कम्युनिटीज के दौरान जो है वो एनिमिटी फैलाने की कोशिश करे थे, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। और मामलों में क्या होता है, और मामलों में होता है कि NSA पहले लग जाती है, 6 महीने आदमी जेल में सड़ता है, यूपीए में UAPA में सालों जेल में रहता है, उसके बाद कहीं उसको चार्जशीट फाइल की जाती है और पूरा प्रोसेस होता है, तो लोग उसमें छूट जाते हैं। ये सख्ती पुलिस इन लोगों को नहीं दिखाती। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक ये है पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिल रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, कुछ दिखाने को तो है नहीं लोगों के पास कि भाई क्या दिखाएं, हमने कोरोना को कैसे मैनेज किया, हमने महंगाई को कैसे रोका, हमने पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्यों नहीं रोके, हम बेरोजगारी को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। हर जिसको कहना चाहिए कि हर मोड़ पर, हर पहलू में सरकार का फेलियर है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो। तो अब सबसे अच्छा यही होता है एक मौका, और सबसे अच्छा जिसको कहना चाहिए बहुत ही आजमाया हुआ, ट्रस्टेड और टेस्टेड जो फॉर्मूला है वो यही है कि मजहब के नाम पर सब लोगों को। लेकिन यहां पर हुसैन भाई, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि ये बात हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, ये बात अगर ज्यादा बढ़ेगी तो हिंदुओं में आपस में बहुत से जो खराशें हैं वो उभर के सामने आएंगी। अभी 2 दिन पहले हमने एक क्लिप देखी कि जयपुर में राजपूतों का जो युवजन सभा या राजपूत युवक सभा है, उसकी एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई साहब उसमें, और उसमें सिवाय राजपूतों के महिमा मंडल के कुछ हुआ ही नहीं। कम्युनलिज्म और इस तरह की जो झगड़ालू जो तरह की तहरीकें होती है, उसका मिजाज ही होता है। वो एक ऐसी मछली होती है, किसी ने बताया कि समंदर में एक ऐसी मछली होती है कि उसको जब छोटी मछलियां खाने को नहीं मिलती हैं तो अपना मुंह मोड़ के अपनी दुम खुद खाने लगती है। तो ये जो सोच होती है इस तरह की, वो ऐसी ही होती है। जब मुसलमानों में कम्युनलिज्म बढ़ेगा तो उसमें शिया सुन्नी भी बढ़ेगा, फिर उसमें बरेली देवबंदी भी बढ़ेगा। इसी तरह से जब ये बढ़ेगा इसमें हिंदुओं में, तो हिंदुओं पे तो बहुत से फिशार है उसमें। तो वो जो फॉल्ट लाइंस हैं कास्ट के बेसिस पर, एक समतावादी सोच के लोग हैं, एक
विषमतावादी सोच के लोग हैं। और ये जितने लोग कर रहे हैं, ये हमको कास्ट ओरिएंटेड बात नहीं कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं वो सब अपर कास्ट के लोग हैं, जो विषमतावादी, जो सुपीरियोरिटी, अपनी सुप्रीमेसी क्लेम करते हैं। आज वो मुसलमानों पर सुप्रीमेसी क्लेम कर रहे हैं, हम ज्यादा हिंदुस्तानी, हम असली हिंदुस्तानी है, आप झूठे हिंदुस्तानी है, आपको वापस आना पड़ेगा। अरे भाई, किसी के परदादा, दादा, सकड़ दादा अगर कन्वर्ट हो गए थे तो अपने घर बार में जाको क्यों हो गए थे? आखिर ये क्यों नहीं होता है? मुसलमान क्यों नहीं शिकायत करते हैं कि साहब मुसलमान जो है वो हिंदू बने जाते हैं? या क्रिश्चियंस क्यों नहीं कहते हैं कि ईसाई जो है वो हिंदू बने जाते हैं? कभी आपने सुना ये? उनकी तो कभी कोई इस बात की कंप्लेंट नहीं है। इसलिए लेने का हिंदू समाज को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, गहरेबान में झांकने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब कह रहे हैं कि साहब वो हिंदू क्रिश्चियन जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं तो उन्हीं ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को जहां भाले चलाते थे, तीर फेंकते थे और आदमियों को कहते हैं खाते भी थे, उन सबको इंसान बना दिया। 100% लिटरेसी मुल्क का तो हिस्सा है, उनकी पूजा पद्धति बदल गई, उनका विश्वास बदल गया तो मुल्क से निकल तो नहीं गए। केरल में 100% लिटरेसी है, उसमें किसका योगदान है? वहां का जो क्रिश्चियन मिशनरीज है। हम तो खुद मिशन स्कूल के पढ़े में, अभी नहीं हमसे कहा गया, हम तो खुद क्रिसमस के ड्रामे में हमेशा हम सेंटा क्लॉज बनते थे बचपन में, हमसे कभी नहीं कहा गया ये बात कि तुम बाइबल जबरदस्ती पढ़ो। होता था हमारे क्रिश्चियन कॉलेज में मॉरल एजुकेशन का, उसमें सभी तरह की मॉरल की बातें बताई जाती थी। ये पता नहीं है कौन किससे सुनाता है कि साहब स्कूलों में कन्वर्जन होता है। अब आप देखिए कि अयोध्या में जो जजमेंट किया गया उसको आस्था के आधार पर किया गया कि आपका यकीन, आपका विश्वास है, आप मानते हैं, इसलिए आपको ये जगह चाहिए। लेकिन ईसाइयों की कोई आस्था नहीं होती। आप जरा सोचिए, उनके साल में 2 ही तो त्योहार होते हैं, एक क्रिसमस होता है और एक ईस्टर होता है। अब उनका जो सबसे बड़ा त्योहार है वो है क्रिसमस, ईसा मसीह की पैदाइश का दिन। उस दिन आप साहब चर्चेज में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की, बेहुरमती की, जनाब ईसा के फोटो थे, जो उनकी तस्वीर थी उनको मस्क किया गया, तो पद्म की मूर्तियां तोड़ी गई। और हद तो हो गई कि जब जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है चर्च में, लाउड स्पीकर जैसे मस्जिदों मंदिरों में होता है, जहाँ से पादरी साहब वगैरह बोलते हैं, उसको हाईजैक कर लिया गया और उस पर जो क्रिसमस के गाने वगैरह, जो कैरल्स होते हैं, जो भी उनके मजहबी गाने होते हैं वो बज रहे थे, उसको हटाकर उस पर हनुमान चालीसा लगा दी गई। कितनी शर्मनाक बात है ये कि आप जबरदस्ती कहीं घुस जाएंगे। और आप, ये इख्तियार आपको दिया किसने कि आप जाके कहीं जाके पूछें कि कौन कन्वर्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा? आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप पुलिस कप्तान हैं, आप क्या हैं? और ये सब हो इसलिए रहा है कि उनको मालूम है कि पुलिस की पूरी छूट है उनको। जिस दिन ये मालूम हो जाएगा कि पुलिस उनको पकड़ेगी, सख्त दफाएं लगाएगी, लंबे जेल में जाएंगे, उस दिन कोई सामने आएगा नहीं इसमें से ये लंबी लंबी बातें करने वाले कि साहब नरसंहार कर दो। हुसैन भाई, मैं आपसे कहूँ, ये इल्जाम मुसलमानों पर होता है कि ये प्रोग्राम बना रहे हैं गजवा हिंद का। अरे गजवा हिंद का तो आप भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि 20 लाख लोगों को आप मारेंगे। ये उससे कम कहाँ प्रोग्राम है? जबकि हमने तो गजवा हिंद का कभी कोई जिक्र सुना नहीं, किसी दीनियात की किताब में, किसी मदरसे में। ये पता नहीं कहाँ से बातें गढ़ी जाती। हम पे तो ये इल्जाम होता है कि साहब मुसलमान जो है वो जिहाद करते हैं तो इसलिए उनको मारना चाहिए, समझे आप? तो लेकिन क्रिश्चियंस कहाँ जिहाद करते हैं? उनको क्यों मार रहे हो? उनको क्यों मार रहे हो तुम? ये क्या है? ये एक खास किस्म की एक मेंटेलिटी है जो पहले रही होगी, लेकिन ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती। ये पहले से मामले धधक रहे होंगे दिलों में, जो अब उनको एक साजगार माहौल मिला है कि जिसमें वो खुले तौर पर कह सकते हैं। लेकिन हमारा यकीन है, क्योंकि इस मुल्क के ज्यादातर लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जो है वो बहुत पीस लविंग लोग हैं। इस मुल्क में डाइवर्सिटी को कायम रखने का, और जो विभिन्नता है, हर तरह, हर 50 मील पर तो जबान बदलती है, मजहब बदलते हैं, पूजा पद्धति बदलती है, तमाम फिरके हर मजहब के, वो इस वजह से है कि यहाँ टॉलरेंस बहुत है। इस मुल्क को इस तरह पूरा ही आग में झोंक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे 1984 में हुआ कि सिखों को दौड़ा दौड़ा के उनके गले में टायर बांध के आग लगा लगा के मारा गया, 2002 में गुजरात में जो हुआ है, या अभी जो ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए हैं, ये कभी स्पोरेडिक हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जाने तो जाती है ना। ये नहीं है कि लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर एक भी जान गई, 2 भी जाने गई, जान की कीमत होती है। इसलिए सरकार को इस पर पूरा गौर करना चाहिए है, और प्रधानमंत्री को तो राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना चाहिए। साहब, महात्मा गांधी को इस बुरी तरह से, इस बुरे लहजे में, इस बुरी जबान से वो याद कर रहा है शख्स। अरे उसकी जबान जल क्यों नहीं जाती इस मुल्क में, जहां महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है, बाबा कौम है।
उनके लिए ऐसे कलमात जारी करना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के लिए अगर आपको जैसी बात की तो पुलिस आ जाएगी आपके दरवाजे पे। राष्ट्रपिता के लिए कोई कानून ही नहीं है कि उस पर आए, इन सबको जाके इनकी कुंजियां खटखटाए। तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इस तरह आबाए कौम के मुताल्लिक ऐसे नाजेब कलम गंदी जबान पे लाने के लिए? तो ये सब चीजें जो है ये पूरी एक लगी बनी मिली भगत है जो ये सामने आ रही है। और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि कुछ चीजें बदलें या और मदद, लेकिन हमारा चाहे वो क्या ये है आप ये कि अगर समझते हैं कि ये जो अनासिर या ताकतें हैं या फोर्सेस हैं, ये इनका ताल्लुक, इनकी सरपरस्ती जो है वो बरसरे इक़्तिदार इन सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और जिस सिर्फ तरीके से जी गोडसे के महिमा मंडन अब किया जा रहा है इधर 2-3 साल से, वो बहुत ही तशवीशनाक और शर्मनाक भी है कि गांधी जी जी की एक मूर्ति बनाई जाती है, कई जगह तोड़ी जाती है, कई जगह उस पर एक गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये इसमें सरकारी अनासिर कहीं ना कहीं या अफसरान या कुछ कोई तबका सरकार का या पार्टी का मुलविस है। जी, खाली सरकारें नहीं, जो सरकार की जो बिल्कुल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसकी पूरी शमूलियत और उसकी पूरी हामी है इस पर। जी अभी जो एक धर्म संकट चित्रकूट में की थी मोहन भागवत जी ने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने शपथ दिलवाई थी कि हम जो लोग हमारे मजहब से चले गए उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। यही तो ये लोग भी कह रहे हैं। ये वापस लाने का, भाई घर वापसी भी तो कन्वर्जन ही है ना, उस पर नहीं होगा। और अगर कोई अगर अब बनना चाहता है या 2 पीढ़ी पहले बन गया है तो बेवकूफ बना से घूम रही फौरी हैं तौर से जो शायद। ये ऐलान हुए हैं इन पर क्या रद्द अमल होना चाहिए, और किस तरीके से इसको हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहकर इसका तदारुक हो, ये क्या किया जाए? इस बात के जवाब से पहले हम आपको एक और बात याद दिलाएंगे। आपने कहा कि नाथूराम गोडसे का महिमा मंडल हो रहा है, उनकी तारीफें हो रही है, उनकी जय जयकार हो रही है, मूर्तियां जी जी लगाने की कोशिश की जा रही है, महात्मा गांधी की मूर्तियों को साथ बेहुरमती की जा रही है। इसकी एक शुरुआत हुई थी जब शायद जब अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे, कि जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सावरकर की फोटो लगाई गई थी। जी सावरकर गांधी के बिल्कुल वैसे ही दुश्मन थे। इन्हें तो कहा जाता है कि गोडसे उनका चेला था, उनसे मिल के आया था। फ्रीडम एट मिडनाइट में अगर आप पढ़िए तो उनसे मिल के गया था दिल्ली वो। और सावरकर साहब जो छूटे थे गांधी मर्डर में, वो टेक्निकल ग्राउंड पे छूटे थे, यानी मशकूक थे उसमें वो, बिल्कुल उनकी शमूलियत जो थी। जब उनका फोटो लग गया था सेंट्रल हॉल में तो शुरुआत जब, और ये सावरकर की सोच है बिल्कुल, ये उन्हीं की सोच है, गुरु गोलवालकर और सावरकर की सोच है कि जब हिंदू राष्ट्र, एक तो हिंदू राष्ट्र का कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं, कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मुसलमान तो छोड़िए, हम ही थोड़ी माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियनी थोड़ी माइनॉरिटी है, दलित भी तो माइनॉरिटी में है, गुजर भी तो माइनॉरिटी में है। जाटों के खिलाफ जो है वो गुजर हैं, गुजरों के खिलाफ जाट माइनॉरिटी में है बहुत सी जगह पर। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का किस्सा बहुत आगे तक जाएगा। तो इसमें हिंदू राष्ट्र में ये कैसे इसको सबको अकोमोडेट करेंगे? जैसे कॉमन सिविल कोड की बात होती है, लॉ कमीशन ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड ना डिजायरेबल है ना फीजेबल है। उसी तरीके से ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। क्या होगा हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू राष्ट्र ये होगा कि आप जुलूस लेके मुसलमानों के महलों में जाएंगे, वहां तलवारें लहराएंगे और कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम, और लोग अपने घरों में बेचारे दुख के बैठे रहेंगे? ये होगा हिंदू राष्ट्र? इनके हिंदू राष्ट्र का तस्वुर, जो एक्सट्रीमिस्ट है सचमुच के, जो वहां बोल रहे थे उस दिन धर्म संसद में, उनके हिंदू राष्ट्र का तस्वुर ये है कि इनका वोटिंग राइट ले लो, इनको मारो, इनको डराओ कि रिकन्वर्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन ये सब हो नहीं पाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इट्स अ कॉन्टिनेंट, इतनी डाइवर्सिटी है इसमें कि ये हिंदू खुद ही इसके खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि आज ये मुसलमानों को धमका रहे हैं, कल ये उन हिंदू लड़कियों को धमकाएंगे तो तुम जींस नहीं पहन सकती हो खाप खाप पंचायत की तरह, तुम फोन नहीं रख सकती हो, तुम अपनी मर्जी से कहीं देर रात तक जा नहीं सकती हो। तो ये जो हिंदुओं का जो मिडिल क्लास है, जो राइजिंग अपर मिडिल क्लास जो हो रहा है, वो भी इनके खिलाफ होंगे। आज वो खामोश है इस सब के लिए, और उनकी खामोशी भी बड़ी हम आपको। तो हमने कल इसी के बारे में कुछ लिखा, ये जो धर्म संसद हुई है और चर्च जो तोड़े गए हैं उसके लिए। आप यकीन मानिए 5,000 तो हमारे ऑफिशियल फॉलोवर्स हैं। उसके बाद अगर अपनी पोस्ट हम पब्लिक देखते हैं तो और भी बहुत से लोग देखते हैं। सिर्फ 12 लोगों ने रिएक्ट किया उसमें। हमें लिखना पड़ा कि क्या हो गया, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी खामोशी तो बड़ी तशवीशनाक है। तब कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तो ये खामोशी है।
एक पागल आदमी जो है पत्थर लिए खड़ा हुआ है चौराहे पर और पूरा शहर उससे डर रहा है कि किसी को मार दे। अरे कोई तो जाए उस पर जाल डाले, कोई तो उसको पीछे से पकड़े, उसका हाथ कम्बल डाल के उसके हाथ से पत्थर छीने, लेकिन ये हो नहीं रहा है अभी। और ये जब शुरुआत की जाएगी तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए इस सब का हल सिर्फ यही है, दिल्ली विल्ली के तो छोड़िए, इस जहनियत के लोग जिस जिस स्टेट में इस वक्त काबिज है उनको वहां से हटाने की जरूरत है। कि ये दिल्ली की बहुत सरकार मुश्किल जो काम है, है, क्योंकि जो फिक्र साजी की गई है गुज़श्ता 70 साल और 80 साल से इस पर मेहनत की गई है, और एक जी खास किस्म का जहन बनाया गया है, जी और वो जहन का जो है वो अब बराबर हो रहा है इस पर, क्योंकि सरकारें उनके मतलब की आई हैं। लेकिन इसका सबसे जो मनफी पहलू है वो ये है कि पूरा मुल्क बाकी की दुनिया में बदनाम हो रहेगा। तमाम मैगजीन्स, तमाम बाहर के अखबार वो उसकी मजम्मत कर रहे हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं भरे पड़े हुए हैं। इनकी लेकिन तस्वीर से, इनकी सरकार तस्वीर का से। मंशा जो है वो इसको या तो प्रमोट करने का है, या उनको मालूम नहीं है, ऐसा वो शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। वो क्या कहना है आपका? देखिए इस वक्त इंटरनेशनल इमेज जो है वो एक बहुत बड़े खतरे से गुजर रही है हिंदुस्तान के। रोज इस तरह की खबरें वहां बड़े पैमाने पे छपती हैं। हम आपको बताएं अपना एक जाती तजुर्बा, कई बरस पहले हम अपने एक वकील दोस्त के साथ लंदन गए थे। हाँ, एयरपोर्ट पर हमें तो फौरन मोहर लगा के उन्होंने कहा भाई वकीलों को बहुत लिहाज करते हैं यूरोप में, तो फौरन जाने दिया। उनको रोक लिया जबकि वो भी वकील थे, वो सरदार थे। उनसे बातें हो रही थी, वो एक ब्लैक ब्रिटिश नेशनल थे, वो इमिग्रेशन ऑफिसर। जब वो आए 20 मिनट के बाद तो हमने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या रोक के क्या पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा हमसे नहीं कुछ पूछ रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे निर्भया का केस, कि तुम लोग इतने जंगली हो कि तुम लड़कियों के पेट से आते निकाल लेते हो, क्या हो गया तुम्हारे मुल्क को, ये गांधी का मुल्क है। तो ये 2-2.5 बरस पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, और अब तो बहुत गंगा में पानी बह चुका है। अब तो इतना कुछ यहाँ हो रहा है, रोज अखबारों में छपता है हिंदुस्तान की इमेज। जो गौतम बुद्ध की मूर्ति हम लोग बनाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सबको गिफ्ट करते हैं, वहां जो लोग जो मोदी मोदी नारे लगाते हैं दिखाते हैं बड़े टॉलरेंट हैं और हम बड़े निष्ठुरतावादी हैं, उसके लिए इमेज बहुत खराब हो रही है मुल्क की। जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा कि वो कैसे अपने को एक प्लूरलिस्टिक, एक अकोमोडेटिव, एक टॉलरेंट, एक डेमोक्रेटिक की तरह पेश करें। उनको ट्रेनिंग यही दी जाती है कि भाई इस तरह के मुल्क की आप एक इमेज बनाए। वो रोज इस चीजों से दो चार होते होंगे, लोगों से सवाल पूछते होंगे कि आपके मुल्क को क्या हो गया है, आपका मुल्क में ये सब क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनल प्रेशर होगा। इंटरनेशनल प्रेशर पे कुछ लोग कहते हैं उसका असर नहीं हो, नहीं उसका असर होगा। वो किस हद तक होगा वो बात दूसरी, लेकिन असर होता है। आपको याद होगा वो सीए के दौरान जो लोग गल्फ में रहते हैं उन्होंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। वो हिंदू मुसलमान दोनों ही होंगे, उसमें नॉन मुस्लिम ज्यादा थे जो वहां से लिखते थे। और वो ऐसा आपके से बाहर हुआ कि एक साहब ने सऊदी अरब में लिख दिया कि हम काबे पे भगवा झंडा लगाएंगे, पुलिस गई पकड़ लिया गया। आज वहां से कोई ट्वीट नहीं करता है। दुबई की शहजादी ने जब सख्ती की, यूएई की शहजादी जो है उन्होंने भी जी संज्ञान लिया इन बातों का, और उन्होंने ट्वीट भी हाँ किया। बिल्कुल लिया उन्होंने। और ये बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि दूसरे मुल्क के जो सरबराह हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस चीजों का संज्ञान ले रहे हैं। हमारे यहाँ सब जो है वो लड्डू खाए बैठे हुए, कोई बोलता ही नहीं है कि जैसे कुछ हो नहीं रहा। आज की तारीख में भी अभी तक कोई भी बयान सरकार की सतह पर या हुकूमत या पार्टी के लेवल पर कोई ऐसा नहीं आया है कि जिससे जख्मों पर मरहम लग सके। लेकिन आज भी वो स्टैंड कर रहा है, जो जो धर्म संसद में जो ऐलान किया गया था वो आज भी वैसे ही स्टैंड कर रहा है। किसी भाई सरकारी देखिए यूं है, तरफ से कोई वो बिल्कुल एहतजाज नहीं। वैसे ही है। अगर आप तो जर्नलिस्ट है, अगर आप किसी मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से पूछिएगा तो बिल्कुल एसपी सिटी या डीजी पुलिस वाला जवाब देंगे कि विवेचना जारी है। क्या विवेचना हो रही है भाई, इसमें सारे वीडियो अवेलेबल हैं, और लोगों को तो वीडियो की एक क्लिप भी आती है, 60 वीडियो में से 6 मिनट के वीडियो पर तो यूएपीए लगा देते हो, एनएसए लगा देते हो, बाद में वो सड़ता रहता है जेल में। इनके लिए इस कदर क्यों रियायत बरती जा रही है? क्या खूबी है इनमें, क्या प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है साहब इसमें? तो ये सरकार की पूरी शय है और इसमें इनका पूरा मंशा है। और सरकार में भी, और सरकार नहीं बल्कि सरकारों में बहुत सी स्टेट्स हैं इनकी जहां पर लोग इसमें इस जहनियत के हैं। और रामजादे हरामजादे वाले कहने वाली मिनिस्टर है स्वाधीन प्रज्ञा ने पार्लियामेंट के अंदर नाथूराम गोडसे जी
ये कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करोगे तो क्या करोगे? कुछ कुछ उनको कोई तुमने सजा दी? क्या नहीं माफ करोगे? कोई उनको सजा नहीं दी, कोई छुट्टी घूम रही है वो। कल उनका क्लिप आया, को क्रिकेट खेल रही है, कोर्ट में जाने के लिए बीमार है वो। जी हाँ, जी हाँ। तो पूरा नहीं नहीं, पूरा वो सब माफ नहीं झूठे लोग करूंगा हैं। का क्या मतलब है? आपने उनको क्या टिकट मतलब है देके इसका? पार्लियामेंट भेजा, जी तो हाँ, आप सबसे एक बुनियादी बात यही हो सकती थी कि आप इलेक्शन ही भी नहीं खड़े करते थे, लेकिन वो ऐसे अनासिर इलेक्शन में नहीं की खड़े करते। सरपरस्ती और जब करते हैं। उन्होंने ये कह दिया, उनको कोई शोकॉज जारी करते, उनको सस्पेंड करते कुछ देर के लिए, कुछ नहीं। और जिन्होंने हरामजादे और रामजादे कहा था वो भी मिनिस्टर बनी हुई। तो अब ये सब जो है, ये बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज में है ये लोग सब। ये सब तरफ से जहां जो मिले उसको जमा कर लो और पावर में रहना है किसी भी तरह से। पूरा खेल इसी का ही है। और लेकिन आज जैसा आपने दूसरी चीज जो पहले और, कहा, आपने जैसे पहले कहा जी कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ही इसमें टॉलरेंस का मादा है और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है। लेकिन मुसीबत यह है कि जब हमारा जो मीडिया है, जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, वो तबका जो है वो पूरी तरह से ऐसे अनासिर और ऐसे एलिमेंट्स की पुष्पनाही करता है, बल्कि पुष्पनाही क्या, खुद उसमें घी में डालता है और आग को बढ़ावा देता है। तो इस सूरत जी में बहुत दूसरी तरह की फिक्र साजी करना एक मुश्किल काम है, जब तक कि लोग खुद आगे बढ़ के ना आए। और हमें उम्मीद है कि लोग बढ़ेंगे और ये इस तरह का माहौल जो आज है पैदा किया जा रहा है, ये इलेक्शन के बाद तक ज्यादा नहीं रह पाएगा। और इसमें ऐसे जो तहरीकें हैं ये अपने आप ही खुद खत्म हो जाएंगी और लॉजिकल एंड इसका जो होगा वो बेहतर ही होगा। हम आपकी बात की तायीद करते हुए हम ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहेंगे कि इस पूरी मुहिम जो ये हिंदुत्व के नाम पर सब हो रहा है, उसमें मुसलमानों से ज्यादा आप मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसको आप ना देखिए। तो सोशल मीडिया में आपके जैसे जो चैनल्स हैं, आप उस पर देखिए, उस पर ज्यादातर बोलने वाले सबके खिलाफ हिंदू हजरात होते हैं। वो ज्यादा मुखरित, क्या कहते हैं उसको, मुखर है ज्यादा वो इसके बारे में। लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और वक्त आएगा कि वो उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। ये लगे बंदे गोदी मीडिया है, वो तो मुसलमानों भी ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो आग लगाते हैं और जो घी डालने का काम करते हैं, हिंदुओं भी लेकर आते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले अर्ज किया था कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसमें सहिष्णुता है। आप ये देखिए, जहां जिस पर जुल्म हुए उसकी पनाहगाह रहा है ये मुल्क। पारसी कहीं से भगाए गए ईरान से, वो यहाँ आके रहे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के सारे फिरके सुकून से रहते हैं। यहाँ किसी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया गया। अहमदिया भी रहते हैं यहाँ के मुसलमानों ने नहीं किसी को डिक्लेयर किया नॉन मुस्लिम, किसी के लिए फतवा नहीं दिया, क्योंकि ये यहाँ की इथॉस नहीं है। यहाँ का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से बहुत फर्क है। हमें एक जो हिंदुस्तानी का जो एक खमीर है, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, सबको साथ लेना है, एक दूसरे का एहतराम करना है। जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कहते हैं दुनिया में से हमने लिया, नहीं, हिंदुस्तान हमेशा से सेकुलर रहा है। 1947 में तो उसमें लिख दिया गया, और लिखना भी जरूरी था, क्योंकि ऐसे एलिमेंट हैं कि जो उसको तार तार करने के लिए आमादा है। इसलिए सेकुलरिज्म जो है, उस लफ्ज का सही इस्तेमाल किया गया इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके। उन्होंने भी उस वक्त कुछ देखा ही होगा, कुछ साजिशें हो रही होंगी, उस तरह के एलिमेंट जो है अनासिर वो पनप रहे होंगे। लिहाजा हम बहुत ज्यादा इसको कहना चाहिए हिरासा भी नहीं है। हाँ, लेकिन तशवीश है, हमें इस बात का डर है कि कहीं एकदम से हुलूला ना उठे कि जिसमें लोगों की जान माल को खतरा हो जाए और समाज का जो एक हम-आहंगी का और उसका एक मेल मिलाप का जो वो है ताना बाना, वो बिखर जाए। उसके लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी मेंटेन करने की सरकारों की है। लोग तो माहौल बनाएंगे, आमतौर पे लोग जो हैं वो शांति प्रिय हैं और इस कॉल को किसी ने सुना नहीं है। लेकिन फिर भी जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको कोई हिस्ट्री तो कुछ मालूम नहीं होती, ना कोई ज्योग्राफी पता है, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं उसमें, और तो आईटी सेल्स है, मालूम क्या क्या भेजा करते हैं उसमें। आज उनकी हिमायत में ही बहुत से लोग लिख रहे हैं, साहब उन्होंने क्या गलत कहा है, उनका माने तो ये थे। अब ये माने कैसे बदल जाएंगे? तो कोई पोइट्री थोड़ी है कि आप उसमें उसको एनालाइज कर रहे हैं कि उसके ये माने इस शेर के, कि गालिब ने इस लफ्ज को इस माने। ये प्रोज है सिंपल भाई, ये ये सब लेम बिल्कुल एक्सक्यूजेस सिंपल। हैं, और जहां एक कार्टून बनाने पर और जी जहां एक पोस्ट करने के ऊपर जेल हो जाती है, यहाँ खुल खुल कर कह रहे हैं स्टेज से और अरे बाकायदा जी गोडसे हाँ। को नमन किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं ये सारे अच्छा, उजलंग जिसको उर्दू में कहते हैं, ये वो जो लेम वो जो एक्सक्यूजेस। एक वो जो एक महिला थी उसमें धर्म संसद में हरिद्वार में, वो फरमा रही थी कि अगर 100 भी तैयार हो गए
तो हम 20 लाख लोगों को मार देंगे। तलवार से तो 100 लोग 20 लाख को नहीं मार सकते। इसका मतलब उनका मंसूबा कोई एक्सप्लोजन करने का होगा। इसको पुलिस को नहीं, उनसे उनसे बुला के पूछना चाहिए कि क्या प्लानिंग है जो आप 100 लोगों से 20 लाख लोगों को अगर आप मरवा देंगे। आप जरा मंसूबे तो देखिए कितने खतरनाक है। उसका ऐलान भी कर रहे हैं खड़े होकर, और लेकिन उतनी हिम्मत भी नहीं है। जब टीवी पर बुलाया गया सफाई बातों से मुकर रहे हैं। जो वहां चिल्ला रहे थे, अभी जी, किसी जी। टीवी पर मैंने उनको देखा था, वो जो थे जिन्होंने गांधी जी के सिलसिले में गुस्ताखाना जुमलों का इस्तेमाल किया, इतनी हिम्मत भी नहीं है। इसी वक्त इनको दबाने की जरूरत है जब इनको इतनी हिम्मत नहीं है। अगर नहीं दबाएंगे तो फिर हिम्मत आएगी, सीना ठोक के कहेंगे हमने जो कहा हम उस पर कायम है। सभी यही कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा दूसरा मतलब था साहब। मारेंगे, मर जाएंगे, या जरूरत पड़ी तो मारेंगे भी। किसको मारोगे भाई? क्या हिंदुस्तान का, क्या हिंदुत्व जो है वो अपने आप में कोई चीज नहीं, उसमें एक दुश्मन चाहिए होता है। एक अजीब चीज है ये। यानी एक दुश्मन चाहिए है कि जिसको पीटते रहने से आपका अकीदा मजबूत होगा। अकीदा तो अपने आप में मजबूत होता है। अगर हम सच को, ईमानदारी को, अच्छाई को अगर मानते हैं तो चाहे पूरी दुनिया बुरी हो या अच्छी हो, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। ये हिंदुत्व को इन्होंने एक रिएक्शनरी मूवमेंट की तरह से पेश कर रहे हैं कि एक ही रिएक्शन है, हिंदू जब ही होगा कि जब कोई मुसलमान को गाली दे सकेगा। हिंदुत्व के मतलब यही है, जी तो हाँ, ईसाइयों माहौल को तो गाली ऐसे दे रहा बनाया है। गया है जिसमें गालियों ऐसा माहौल गलौज, बनाया जा रहा है। तशद्दुद, एक अज़ियत। जी, एक बार हुसैन भाई और कहेंगे, ये बहुत तशवीश की बात है कि इस वक्त दौरे हाजिर में हिंदुस्तान की सारी माइनॉरिटीज परेशान है। सिखों को खालिस्तानी खालिस्तानी कह के किस कदर उनको बेचारों को बेआबरू किया गया, जाने की कोशिश की गई है। मुसलमानों से तो झगड़ा है ही, और उसके बाद जो है वो ईसाइयों पर भी हमला हो रहा है। अब ये लोग कहते हैं साहब अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई, और हम तो शिवाजी और महाराणा प्रताप का हिंदुस्तान बनाएंगे। तो शिवाजी और महाराणा प्रताप पे क्यों रुक जाते हो भाई? हिंदुस्तान तो बहुत पुरानी तारीख है, बड़ी पुरानी सभ्यता। अशोक का हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाते हो? जी। आप ये बताइए। ये अकबर और महाराणा प्रताप पे ही क्यों गरिमा रुक जाती है? सबसे ज्यादा गौरवपूर्ण तो ग्रेट अकबर दी ग्रेट था, तो अशोका दी ग्रेट था। अशोका वाला हिंदुस्तान बनाओ ना, जिसमें सबके साथ अमन, शांति, मोहब्बत का पैगाम था। वो अब जो है लेकिन वो बहुत देखिए ही खुद भी बहुत सी चीजें जो उनके अवाम है उनको भी नहीं मालूम है। जो एक खास किस्म के जो ऊपर बैठे हुए लीडर हैं उन्हीं को इल्म है उनका एजेंडा क्या हैगा। ये उनके दिमागों में छुपी हुई बातें हैं। अभी बहुत सी बातें खुली नहीं हैंगी कि वो क्या चाहते हैं, ओवरऑल क्या चाहते हैं। ये एक हिंदू राष्ट्र का ही नहीं है बल्कि अजियतनाक माहौल की तैयारी है, और जिसमें बिलखुसूस माइनॉरिटीज जो अकलियतें हैं, चाहे वो अकलियतें दलित भी हों उसमें शामिल हैं, उनका भी नंबर है। तो ये किस तरह का एक खूबसूरत मुल्क किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उसको जलील और रुसवा किया जा रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में गांधी जी के नाम से जाना जाता है, गोडसे के नाम से कोई नहीं जानता। और ये जो आरएसएस चला रही है, ये नैरेटिव ज्यादा चलने वाला नहीं है। इस सूरत में जो सेकुलर अनासिर हैं, चाहे वो किसी तरफ के भी हों, उनको एक्टिव होना चाहिए और इनकी मुखालिफत कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहकर करना चाहिए। लोगों को निकल कर, लोगों को बयान देकर ये कहना चाहिए कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत था, रहेगा और मौजूदा दौर में भी है। इस वजह से कि बड़ी तादाद जो है वो इनकी बात को नहीं सुन रही हैगी। हम समझते हैं कि हम लोगों का यही मतबा नज़र होना चाहिए कि मुल्क खुशहाल रहे और तरक्की करे और आपसी जो हम आहंगी है वो बढ़े, एक फिरका दूसरे फिरके की इज्जत करे। भले ही उसके रिचुअल्स कुछ हों, भले ही उसकी पूजा पद्धति दूसरी तरह की हो, लेकिन सबसे बड़ा सेकुलरिज्म यही है कि हम उस मजहब को उसी की तरह से इज्जत करें और एक दूसरे का लिहाज व पास करें, मोहब्बत को बढ़ाएं और एक दूसरे के काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद आबदी साहब, आप बहुत मसरूफ तरीन इंसानों में से एक हैं। आपने वक्त दिया हमको, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। यार जिंदा सोहबत बाकी। आदाब। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। आदाब। खुदा हाफिज़। खुदा।